अच्छा, आज हम ये पढ़ेंगे कि लीनियर सिस्टम जो होता है उसके एग्जांपल्स कौन से हैं, नॉन लीनियर सिस्टम के एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के और टाइम वेरिएंट सिस्टम के एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो हम मोस्टली फोकस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे या इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे। जैसे हमारे पास सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, जैसे जिनमें रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, डायोड है या फिर ट्रांजिस्टर है। इस तरह के सिस्टम्स को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब लीनियर सिस्टम कौन सा होता है? जो कि सुपरपोजिशन को फॉलो करे। ठीक है, कि सपोज़ कर लें हमारे पास एक सिस्टम है, अगर हमने उसको एक इनपुट दिया है और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, ये इनपुट 1 है। फिर दोबारा अगर हमने उसको इनपुट 2 दिया है और आउटपुट यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो अगर हम इनपुट 1 और इनपुट 2 को ऐड करके सिस्टम को दें तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए आउटपुट 1 प्लस आउटपुट 2। तो अगर इस तरह का कोई सिस्टम है तो उसको हम लीनियर सिस्टम कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये इनपुट 1 है और जो ये इनपुट 2 है, ये दोनों साथ एक साथ अप्लाई नहीं करने। इनपुट 1 जाएगा, फिर आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, फिर इनपुट 2 जाएगा और आउटपुट 2 मिलेगा। और यहाँ पे हमने दोनों इनपुट्स को ऐड करके एक साथ देना है और आउटपुट हमें अगर ये मिल रहा है, ये यहाँ पे जो इंडिविजुअल आउटपुट्स मिल रहे थे उन दोनों का अगर सम मिल रहा है तो वो लीनियर सिस्टम है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर हम एक सिस्टम कंसिडर करें, ठीक है, कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो और वो जो है एक रजिस्टर को हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास करंट आई होगा और यहाँ पे वी वोल्टेज होगी और आर की वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी। तो अब ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है या इलेक्ट्रिक सर्किट है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि आर की कोई वैल्यू है, सपोज़ कर लेते हैं आर की वैल्यू 3 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है ओम्स लॉ के हिसाब से वो V इज़ इक्वल टू आई आर बनती है। अच्छा, अब हमने ये कंसिडर किया है कि R जो है 3 ओम हमारे पास फिक्स है और हम ये सपोज़ कर रहे हैं V1 जो है 2 वोल्ट है, V2 जो है 4 वोल्ट है। तो हमें I1 फाइंड आउट करना है। V1 की जब हम वोल्टेज V1 दे रहे हैं तो I1 फाइंड आउट करना है और जब V2 दे रहे हैं तो I2 फाइंड आउट करना है। तो I1 कितना बनेगा? I1 होगा V1 इंटू R। तो V1 2 है और R जो है 3 है, तो I1 हमारे पास 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह जो है हम I2 फाइंड आउट करेंगे तो I2 हमारा बनेगा V2 इंटू R। तो V2 4 है और R की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 12। अच्छा, अब हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे V, वो सम होगा V1 प्लस V2 का। ठीक है, और जो हमारे पास करंट है वो अगर I1 प्लस I2 के बराबर आ रहा है तो सिस्टम जो है लीनियर है। अगर बराबर नहीं आ रहा
तो फिर जो है नॉन लीनियर है। ठीक है, तो वोल्टेज जो होगी वो होगी 2 + 4 6। ठीक है, तो जब 6 वोल्ट हम अप्लाई करेंगे और आई जो है फिर हमें मिलेगा I = 6 × 3। 3 जो है रजिस्टर की वैल्यू है और 6 जो है हमारे पास V1 + V2 है, तो 18 आंसर मिल रहा है। अब क्या ये 18I1 + I2 के बराबर है? तो I1 की वैल्यू हमारे पास थी 6 और I2 की वैल्यू हमारे पास थी 12 और टोटल बन रहा है 18। तो इसका मतलब ये है कि I जो है हमारा बराबर है I1 + I2 के, तो ये लीनियर सिस्टम है। अच्छा, अब जो है हम कैपेसिटिव सर्किट कंसीडर करते हैं कि Q जो है हमारे पास Q = CV। ठीक है, चार्ज जो होती है कैपेसिटर में वो बराबर होती है C × V। अब अगर हम दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा हमारे पास I = C dV/dt। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड्स पे दोबारा अगेन फिर इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V = 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और यहाँ पे लिमिट होगी -∞ to t। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो इक्वेशंस हैं सिस्टम की ये लीनियर हैं या फिर नॉन लीनियर हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है -∞ to t अगर लिमिट जो है हम कंसिडर ना भी करें तब भी लीनियरिटी का पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन ये बता रही है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर की तरफ, या कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम सम करते जा रहे हैं। ठीक है, और फिर वो हमें फाइनली वोल्टेज बता रहा है कि कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज बन रही है। इसको आप सिस्टम विथ मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है करंट की प्रीवियस वैल्यूज़ पे, और उन सब को जो है हमें इंटीग्रेट करना है या एक किस्म से सम करना है, तभी जाके हमें वोल्टेज मिल रही है। तो t जो है प्रेजेंट टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम तक हमें सारे करंट को सम करना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी जो है सिस्टम विथ मेमोरी का एग्जांपल है, क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ चेंज वो जो है डिपेंड करेगा प्रीवियस वैल्यू पे, कि मतलब पहले वोल्टेज कितनी थी अब कितनी है वोल्टेज, तो फिर उससे पता चल जाता है कि वोल्टेज किस रेट से जो है चेंज हो रही है। तो ये भी सिस्टम विथ मेमोरी का एग्जांपल ही है, सेम इक्वेशन ही है। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है जो वोल्टेज कैपेसिटर में बन रही है वो किस रेट से बन रही है। ठीक है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे वोल्टेज का तो फिर हमें करंट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है, क्योंकि कैपेसिटेंस जितना बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा चार्ज या ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होगा वो वोल्टेज अचीव करने के लिए। अगर कैपेसिटर छोटा होगा, ठीक है, तो वो थोड़ी भी मतलब उसमें चार्ज फ्लो करेगी तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा बन जाएगी, तो जो कैपेसिटर की वोल्टेज हमें अचीव करनी है वो जल्दी अचीव हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर वोल्टेज चेंज नहीं हो रही, अगर V = 1 है तो डेरिवेटिव 1 का क्या होगा?
ज़ीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे आई क्या हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी। असल में एक्चुअली फिर इसका मतलब ये होगा कि अगर करंट वहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा कैपेसिटर में तो वोल्टेज नहीं बन रही, ठीक है। वोल्टेज जो है मतलब टाइम के हिसाब से नहीं बन रही, कि मतलब प्रीवियसली वोल्टेज जो है और फिर जो है प्रीवियसली वोल्टेज जो भी हमने ऑब्टेन की और फिर नेक्स्ट टाइम पे भी वही वोल्टेज है, तो चेंज इन वोल्टेज जो है टाइम के हिसाब से ज़ीरो है। और वो चेंज इन वोल्टेज अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि करंट वहाँ पे फ्लो ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज में कोई चेंज ही नहीं आ रही कैपेसिटर के अंदर। अच्छा, अब जो है सुपरपोजिशन सपोज कर लें, पहले हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। तो सपोज कर लें कि V जो है बराबर है हमारी 1 वोल्ट के, तो I क्या बन जाएगा, I हमारा ज़ीरो बन जाएगा। और फिर V अगर हमारी T के बराबर है तो I बन जाएगा dV/dt बन जाएगा हमारा dt/dt, तो वो 1 बन जाएगा। और 1 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C आ जाएगा। फिर I मतलब बनेगा हमारा C के बराबर। तो जब हमने 0 वोल्ट अप्लाई 1 वोल्ट अप्लाई यहाँ पे 1 अगर V की वैल्यू 1 रखी है तो I ज़ीरो है, और V की वैल्यू जब T है तो I जो है C के बराबर है। तो अब अगर हम उन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर लें 1 प्लस टी, ठीक है, 1 प्लस टी अगर हम दोनों ऐड कर लें 1 प्लस टी, फिर उनका डेरिवेटिव लें, तब भी जो है डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1 आएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम C को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, I हमारा 1 आ जाएगा। तो सुपरपोजिशन फॉलो हो रहा है। मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि V1 जो है 1 के बराबर है और V2 जो है T के बराबर है। फिर हम V अप्लाई कर रहे हैं जो कि बराबर है 1 प्लस टी के, ठीक है। तो इस V1 की वजह से जो करंट आएगा वो आएगा, करंट जो हमारे पास आएगा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। और V2 की वजह से करंट जो है हमारा C आएगा, और टोटल करंट क्या होगा, 0 प्लस C, तो यहाँ पे C बनेगा। अब अगर हम ये वोल्टेज ऐड कर रहे हैं 1 प्लस टी, इसको जब हम अप्लाई करेंगे सिस्टम में तो तब हमारे पास करंट क्या बन रहा है, तब भी जो है हमारे पास करंट बन रहा है C। तो सुपरपोजिशन फॉलो हो रही है। इसी तरह फिर हम जो है यहाँ पे भी मतलब I की वैल्यू कुछ कंसिडर करेंगे, 1 कर लें फिर T कर लें, तो फिर दोबारा 1 प्लस टी यहाँ पे रखें, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब फाइंड आउट करें, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें जब I 1 के बराबर है, जब फिर I जो है T के बराबर है, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज की जो भी वैल्यू आ रही है फिर हम फाइंड आउट करेंगे 1 प्लस टी, I की वैल्यू 1 प्लस टी रखें, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें तो वो वोल्टेज जो है बराबर होनी चाहिए जो हमने इंडिविजुअल करंट की वैल्यू कंसिडर की थी। तो फिर जो है वहाँ पे वो वैल्यूज़ भी इक्वल आएंगी, तो सुपरपोजिशन जो है ये इक्वेशन भी फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सपोज़ कर लें कि I1 की वैल्यू 1 है, I2 की वैल्यू T है, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन में I की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास V1 की वैल्यू T/C आ जाएगी। और I2 में जब I2 को जब हम कंसिडर करेंगे और I की वैल्यू T रखेंगे तो हमारे पास जो है V2 जो है T²/C आ जाएगा। और फिर जब हम I1 और I2 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस T होगा, और जब फिर हम V फाइंड आउट करेंगे तो वो 1/C T प्लस T² आ जाएगा। तो ये V जो वोल्टेज है वो बराबर है सम के V1 और V2 के। तो ये इक्वेशन भी जो है लीनियरिटी को फॉलो कर रही है। तो हमारे पास मतलब जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है
वो एक किस्म से ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं, और जो ये इक्वेशंस हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की, ये भी लीनियरिटी को फॉलो कर रही हैं। तो इस वजह से जो ये कंपोनेंट्स हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और जो रेजिस्टर है वो भी लीनियरिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इंडक्टर की इक्वेशंस भी सेम ही है, उसमें भी यही डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, तो वो भी लीनियरिटी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ये इंडक्टर की इक्वेशंस है। ठीक है, ये भी जो है हमारी v is equal to L di over dt और I is equal to 1 upon L इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t v dt। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटीग्रेटर ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ये भी लीनियरिटी फॉलो करेगा। यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ये भी जो है लीनियरिटी फॉलो करेगा। तो इंडक्टर भी जो है एक लीनियर कंपोनेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि जो है उसमें जब तक करंट चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू अगर हम कोई कांस्टेंट ले लें, करंट होगा वहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं हो रहा होगा। जैसे हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो गाड़ी तो चल रही होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे करंट फ्लो भी हो रहा है लेकिन करंट का जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो वहाँ पे वोल्टेज पैदा नहीं होगी। ठीक है। वो करंट या तो बढ़े या फिर कम हो, मतलब उसके रेट में चेंज आए, तभी वहाँ पे वोल्टेज जो है इंड्यूस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वोल्टेज, अब सपोज कर लें कि इंडक्टर में 1 वोल्ट है। ठीक है। और टाइम 0 to 5 है, तो मतलब अब वो वोल्टेज अगर कांस्टेंट वोल्टेज है 1 वोल्ट, तो उसको मेंटेन करने के लिए कितना वहाँ से करंट फ्लो हुआ होगा। ठीक है। तो वो फिर जब हम इंटीग्रेट करेंगे उस 1 वोल्ट को, तो हमें 0 to 5 अगर पहले 5 सेकंड्स अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट के मतलब आई ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है। ठीक है। तो 0 to 5 हम अगर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, पहले 5 सेकंड्स कंसिडर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, 5/L आ जाएगा आंसर, क्योंकि v हमने कंसिडर की है 1। तो मतलब 5/L जो है एम्पियर्स, इतना करंट वहाँ से फ्लो हुआ होगा, तभी जो है 1 वोल्ट मेंटेन हुआ होगा 0 से 5 सेकंड्स तक। अच्छा, अब हमारे पास जो है नॉन लीनियर कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, या नॉन लीनियर सर्किट्स कौन से हो सकते हैं। जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस के कोर्सेज पढ़ते हैं तो मोस्टली उसमें लीनियर सर्किट्स होते हैं। अच्छा, जो हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें डायोड, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वगैरह, मतलब ट्रांजिस्टर और डायोड्स होते हैं, तो उस तरह के सर्किट्स जो हैं वो नॉन लीनियर सर्किट्स बनाते हैं। अब वो क्यों नॉन लीनियर सर्किट्स बनाते हैं, अब यहाँ पे देखें, सपोज कर लें कि हमें पता है कि जो है डायोड जो है 0.7 के बाद, सिलिकॉन वाला डायोड जो है 0.7 के बाद कंडक्ट करना शुरू करता है। तो अगर 0.7 से पहले देखा जाए तो वहाँ पे करंट बहुत कम है, और 0.7 के बाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इस तरह कर लें कि V1 जो है हम 0.5 कंसिडर कर लें, और V2 जो है हम 0.6 कंसिडर कर लें,
तो I1 और I2 का जो वैल्यू होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इन V1 और V2 को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। तो ये 1.1 हो जाएगा। जब हम 1.1 वोल्ट देंगे डायोड को तो उस वक्त करंट इतना ज़्यादा होगा कि वो I1 प्लस I2 के सम से भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये कि ये सिस्टम लीनियर नहीं है यहाँ पे। इसी तरह क्योंकि ट्रांजिस्टर पे डायोड्स का बना हुआ है तो ट्रांजिस्टर भी जो है नॉन लीनियर सर्किट है। हाँ, जो ओपैम्प है वो भी जो है लीनियर सर्किट है, मतलब लीनियर, उसके भी लीनियर सर्किट्स बनते हैं क्योंकि ओपैम्प में भी कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, डिफरेंशिएशन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सिग्नल्स को सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर एम्पलीफाई करते हैं। तो वो सारी ऑपरेशंस जो है लीनियर ऑपरेशंस हैं। गेन भी जो हो कांस्टेंट हो, मतलब इस तरह ना हो कि गेन जो है वेरी हो, गेन जो है मतलब कोई एक कांस्टेंट नंबर हो, तो वो भी लीनियर सर्किट ही बनेगा। अच्छा, अब जो है डिजिटल सर्किट्स भी जो है हमारे पास नॉन लीनियर सर्किट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखें नॉट गेट है, ठीक है। नॉट गेट को अगर हम 1 दे रहे हैं तो 0 दे रहा है, 0 दे रहे हैं तो 1 दे रहा है। अगर हम इन दोनों इनपुट्स को ऐड कर लें तो ये 1 0 1 ही होगा। तो मतलब दोबारा अगर हम इसको 1 दें तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस आउटपुट्स को अगर हम सम करें तो वो सम जो है हमें 1 मिल रहा है। लेकिन अभी जो है जब हमने इनपुट्स को सम करके अप्लाई किया है तो वहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो आउटपुट्स हमारे दोनों सेम नहीं आ रहे, तो ये नॉन लीनियरिटी शो कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हम जो है अब टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के बारे में अगर देखें तो जो हमारा ओहम्स लॉ है ये हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि रजिस्टर को अगर हम आज कोई वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है, और फिर जो है करंट जितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हम 10 दिन के बाद भी अगर वो वही वोल्टेज दें, 10 दिन के बाद भी वही करंट रजिस्टर के थ्रू जो है फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर और इंडक्टर को देखा जाए तो वो असल में चार्ज स्टोर करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए वोल्टेज दे दूं तो उसमें कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगी, और अगर वही वोल्टेज फिर मैं थोड़ी देर के बाद दूं तो हो सकता है जो पहले हमें आउटपुट मिला है कैपेसिटर का, फिर अब जो है वो सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसमें जो प्रीवियस चार्ज होगी वो ऑलरेडी वहाँ पे ऐड हो जाएगी, न्यू चार्ज के साथ वो ऐड हो जाएगी, या न्यू चार्ज उसमें ऐड हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि मतलब जो इंडक्टर है, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, उनमें मेमोरी है, मेमोरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो
टाइम के हिसाब से उनका आउटपुट जो है सेम इनपुट्स पे डिफरेंट हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि हम उनकी जो है एनर्जी सारी निकाल दें, जैसे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दें, ठीक है, फिर वोल्टेज अप्लाई करें, फिर डिस्चार्ज कर दें, फिर वोल्टेज अप्लाई करें, फिर डिस्चार्ज कर दें, तो उस सिचुएशन में तो सेम मतलब टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो प्रीवियस चार्ज भी जो है कैपेसिटर में होगी, तो उस हिसाब से जो है टाइम वेरिएंट होगा। अच्छा, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि टाइम इनवेरिएंट होते हैं, लेकिन टाइम के साथ फिर टाइम वेरिएंट हो जाते हैं। जैसे अब रजिस्टर है, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस हो सकता है 1-2 साल के बाद चेंज हो जाए, या 10 साल के बाद जो है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाए। या जैसे सोलर प्लेट्स हैं, ठीक है, अब जो वो वोल्टेज हमें प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो सूरज की रोशनी पे डिपेंड करती हैं कि अब अगर अर्ली मॉर्निंग देखा जाए तो उनका जो आउटपुट है वो डिफरेंट होगा, और दोपहर में उनका आउटपुट डिफरेंट होगा। तो ये टाइम वेरिएंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, सूरज की रोशनी पे डिपेंड कर रहे हैं। या फिर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, एजिंग के साथ उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। जैसे बैटरी को देख लें कि बैटरी 1 साल के बाद जो है उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहती, तो टाइम के साथ वो वेरी हो रही है। तो ये एक किस्म के टाइम वेरिंग सिस्टम्स हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम वेरिएंट सिस्टम्स हैं, ठीक है। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम वो होगा कि मतलब टाइम के साथ कभी वेरी ना हो। एक जैसे गाड़ी है, हम अगर कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर्स तय कर लेगी। अब ये हम बात थियोरेटिकली कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे तो मतलब थियोरेटिकली तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। लेकिन अगर हम एक्चुअली में गाड़ी को लेके चलें, मतलब उसके जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं, या फिर जो है क्या क्या जो है एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी जो है मतलब 1 घंटे में हो सकता है कि वो चलेगी तो 100 किलोमीटर ही, लेकिन हो सकता है कि रोड के हिसाब से मतलब 100 किलोमीटर्स तय ना कर पाए, कि कहीं पे वो रुकेगी, कहीं पे जो है हो सकता है फ्यूल भरवाना हो, तो 1 घंटे में फिर हो सकता है वहाँ पे ना पहुँच सके। तो ये फिर टाइम वेरिएंट सिस्टम है, ट्रैफिक कंडीशंस पे भी डिपेंड कर रही है गाड़ी। अच्छा, मोस्टली जो हम सिस्टम्स पढ़ते हैं वो लीनियर सिस्टम्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे सारे तकरीबन लीनियर सिस्टम्स हैं, ठीक है। और जो नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं, जैसे डायोड है, ठीक है, अब डायोड की कोई इक्वेशन नहीं है कि 0.7 के बाद उसका जो है कर्व किस तरह चेंज हो रहा है, तो उनको स्टडी करना लीनियर सिस्टम्स के कंपैरिजन में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनको भी स्टडी किया जाता है। अब जैसे डायोड का हमारे पास जो है ग्राफ है कि 0.7 के बाद इसका करंट किस तरह बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो हम लीनियर सिस्टम्स पढ़ते हैं, फिर नॉन लीनियर सिस्टम्स को भी लीनियर सिस्टम्स की हेल्प से ही हम स्टडी करते हैं कि वो जो नॉन लीनियर सिस्टम होगा उसको हम जो है पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कि अगर हम जो है डायोड के कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, डायोड का जो IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, अगर उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो फिर वो जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो लीनियरिटी को फॉलो कर सकते हैं। कि 0.7 से पहले जो है वो लीनियरिटी को हो सकता है फॉलो करे, फिर 0.7 के बाद जो है वो अलग अलग तरह से जो है लीनियरिटी को फॉलो करे, ठीक है। तो नॉन लीनियर सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए लीनियर सिस्टम्स की स्टडी जो है हमें करनी पड़ती है। अच्छा, लीनियर सिस्टम्स में ये भी होता है कि हम
उन पे मुख्तलिफ मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कन्वोल्यूशन है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। ये सारे टूल्स जो है लीनियर सिस्टम्स पे अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम्स पे जो है डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते।